गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल जहाँ तक पढ़े थे मोलरिटी कल अपना खत्म हो गया था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टर्म है उसका नाम है नॉर्मेलिटी। जिसको हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। ये भी सोल्यूट का कंसंट्रेशन यानी कि सोल्यूट की मात्रा कितनी होती है सॉल्यूशन में, उसको निकालने का ये भी एक पैटर्न है। जैसे कि हम लोग अभी तक कई टर्म डिस्कस कर चुके हैं, परसेंट W/W, परसेंट W/V, परसेंट V/V। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन इन ppm पढ़े, उसके बाद मोलरिटी पढ़े और आज नॉर्मेलिटी के बारे में ध्यान देंगे। तो अब नॉर्मेलिटी होता क्या है? यहां पर सोल्यूट की जो क्वांटिटी होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, वो ग्राम इक्विवेलेंट में होना चाहिए। अभी जो मोलरिटी पिछले क्लास में पढ़े थे तो मोलरिटी में सोल्यूट की जो मात्रा थी वो किस में नापी जाती थी? मोल में नापी जाती थी। और आज जो सोल्यूट की मात्रा नापी जाएगी, क्वांटिटी जो नापी जाएगी, वो किस में? ग्राम इक्विवेलेंट में नापी जाएंगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखेंगे। और बोर्ड एग्जाम में यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और अमूमन जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? वाटर लिया जाता है। सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक कहते हैं। और इसके अंदर कोई सोल्यूट मिला रहे हैं। अब सोल्यूट का वजन और सोल्यूट की जो चीजें वजन होगी, दोनों को आपस में मिला देंगे तो सॉल्यूशन का वजन प्राप्त हो जाएगा। अगर सोल्यूट की वॉल्यूम और सोल्वेंट की वॉल्यूम आपस में मिला देंगे आयतन, तो सॉल्यूशन का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के आयतन में सोल्यूट की मात्रा कितनी है ग्राम इक्विवेलेंट में, इसी को क्या कहा जाता है? नॉर्मेलिटी कहा जाता है। चूंकि बोर्ड एग्जाम में नॉर्मेलिटी की परिभाषा हमसे पूछी जा सकती है तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा लिख लेंगे। देखिए जो कि इधर की तरफ लिख रहे हैं। तो कभी हमारे पास बोर्ड में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है हमको कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट की क्वांटिटी यानी कि मात्रा किस में उपस्थित होना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट में उपस्थित होना चाहिए। उसे ही सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कहा जाता है। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। तो अब नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से दिखाया जाता है और नॉर्मेलिटी बराबर हमारा फॉर्मूला होगा ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम लीटर में। अब ग्राम इक्विवेलेंट को हिंदी में लिखा जा सकता है ग्राम तुल्यांक। अब अभी तक हम लोग तो भार, आयतन, मोल, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन आज पहली बार हमारे सामने एक टर्म आया जिसका क्या नाम है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब तक ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग नॉर्मेलिटी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे।
चलिए अब ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। फिर इसमें एक नया सवाल आ गया कि हम नॉर्मेलिटी पढ़ने चले तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, यानी कि ग्राम तुल्यांक बाय आयतन। तो अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ग्राम का जी और इक्विवेलेंट का EQ। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए लिखा जा सकता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी कि तुल्यांकी भार। अब देखो हमें तो पता है कि वेट क्या होता है, भार हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन बाकी बची क्या, इक्विवेलेंट वेट। तो अब इक्विवेलेंट वेट क्या होती है, अगर हमें यह पता चल जाए तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। अब एक और नया समस्या आ गया, जाल के ऊपर जाल है, ट्रैप के ऊपर ट्रैप है। अब यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट पता नहीं था, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या बोले, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और वेट को हिंदी में भार कहते हैं बाबू, भार बाय तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार का हमें पता नहीं था, तो MW मतलब मोलिकुलर वेट, जिसको बोलते हैं आणविक भार। और एन फैक्टर। अब जब तक हमें एन फैक्टर पता नहीं चलेगा क्या है, तब तक हम लोग इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते, और जब तक इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलेगा तब तक ग्राम इक्विवेलेंट भी नहीं निकलेगा, और जब तक ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा तब तक नॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो आइए एन फैक्टर को अब ढूंढने चलते हैं कि एन फैक्टर होता क्या है। यहां पर एन फैक्टर के लिए मैं एक ऐसी बात बताऊंगा कि किस तरह से सबसे आसान तरीके से एन फैक्टर निकाली जाती है, जो कि बहुत ही आसान होगा। एन फैक्टर कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो एन फैक्टर है क्या, कंपाउंड तीन ही तरीके की हमें मिलते हैं, या तो होगी एसिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल, या होगी बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं भस्म, और एक होगा सॉल्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है लवण, लवण। तीन ही प्रकार की कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट होती है, और इसी तीन कंपाउंड का हमें क्या निकालना होता है, एन फैक्टर निकालना होता है। तो एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कोई भी एसिड जितना H+ अपना डोनेट करेगा देगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी एन फैक्टर बोला जाता है। जैसे सपोज डेट एक एग्जाम्पल है, H2SO4, दिस इज सॉलिड, नॉट, दिस इज द एसिड एंड लिक्विड फॉर्म। ये H2SO4 क्या है, एसिड है। अब ये एसिड का हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर का अर्थ एसिड के लिए है वो जितना H+ डोनेट कर सकता है। तो अब कितना H+ ये डोनेट कर सकता है, इसको तोड़ने के लिए देखिए सीखते हैं। ये बना हुआ है कैटायन और एनायन से, पॉजिटिव भाग और नेगेटिव भाग से। तो इसको पहली बार कैसे तोड़ते हैं, देखिए हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगेगा, प्लस, और साथ में HSO4-। कितना H+ अभी तक में दिया है, एक। सॉल्यूशन में ये H+ टूट के पहुंच गई सॉल्वेंट के पास। ये जैसे ही गिलास में हम लोग इसको डालेंगे सॉल्वेंट में तो ये टूटेगी। ये जो एसिड लिखा हुआ है H2SO4, ये सॉल्वेंट में डालते ही क्या होगी,
टूटेगी। धन आयन अलग होगा और कैटायन अलग होगा और एनायन अलग होगा, यानी कि धन आयन अलग हो जाएगी और इसकी ऋण आयन अलग हो जाएगी। तो जैसे ही इसको इसके अंदर डाले तो पहले किस फॉर्म में टूटेगा, ये H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अब दूसरी बार क्या होगा, ये वाली भाग क्या होगी, टूटेगी। तो A होगा H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। कितना H प्लस ये डोनेट कर सकता है, 1 और 1 प्लस 2। कितना डोनेट किया ये, 2। तो H2SO4 की n फैक्टर कितनी हो गई, 2। कोई भी एसिड जितना H प्लस डोनेट करेगा, यानी कि कोई भी एसिड इस विलयन में, इस सॉल्वेंट में, विलयन में जितना भी H प्लस डोनेट करेगा, निकाल देगा, उसकी संख्या क्या कहलाएगी, n फैक्टर कहलाएगी। और कोई भी बेस यानी कि भस्म जितनी संख्या में अपना OH डोनेट कर देगा, क्या डोनेट कर देगा, OH। अभी देखिए यहां पर मैंने क्या मिलाया था, H2SO4, ये था क्या, एसिड। अभी मैं आपके सामने मिला रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, बेस। अब यहां पर ये वाटर के अंदर पहुंचने के बाद कैसे टूटेगी, Na प्लस OH माइनस। कितनी OH दी है कंपाउंड, कितना OH दिया है, 1 तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की n फैक्टर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये तो हुआ एसिड और बेस का n फैक्टर निकालने का तरीका, कि एसिड जितना H प्लस डोनेट करेगा, जितना H प्लस विलयन में देगा, उस H प्लस की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, n फैक्टर कहेंगे। और बेस जितना OH माइनस देगा, किसमें, विलयन में, उसकी संख्या क्या कहलाएगी, n फैक्टर कहलाएगी। अब बचा कौन, सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में ध्यान से देखते हैं। तो अब हम लोग सॉल्ट का n फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सॉल्ट का n फैक्टर कैसे निकालते हैं, लवण का कैसे निकाला जाता है। कोई भी लवण, सपोज डेट हमारे पास है Al2SO4 -3, ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। Al2 यानी कि एल्युमिनियम, SO4 सल्फेट, तो इस पूरा नाम क्या हो गया इसका, अमोनियम सल्फेट। अब यहां पर 2 और 3 क्या है, हमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि क्या है, ये वायलेंसी से क्रिएट हुआ है फार्मूला। अब ये टूटेगी कैसे, अगर इस प्रकार का विलयन हमें दिया हुआ है, कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट है, तो ये कैसे टूटेगी, इसका धनायन भाग अलग होगा और ऋणायन भाग भी अलग होगा। कैसे अलग करेंगे, देखिए यहां पर संख्या कितनी लिखी हुई है, नंबर कितनी लिखी हुई है, 2। तो सबसे पहले लिख दिए क्या, 2। ये क्या है, एल्युमिनियम, नीचे क्या लिख देंगे, एल्युमिनियम। बताइए ये कितनी संख्या लिखी हुई है, 3। इसके ऊपर प्लस में क्या लगेगा, 3। जरा ध्यान से देखना कि कैसे तोड़ेंगे। बड़ा सिंपल वे है कि जिसको एल्युमिनियम और सल्फेट को हमें क्या करना था, तोड़ना था। तो इसकी जितनी नंबर लिखी हुई है, उस नंबर को इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके साथ जितनी नंबर लिखी हुई थी उसको क्या करेंगे, चार्ज के रूप में लिखेंगे। तो अगला देखिए, देखते हैं इसमें क्या है, सल्फेट। बताइए सल्फेट के साथ नंबर कितनी लिखी हुई है, 3। इसके साथ कितना नंबर लिखा हुआ है, 3। तो आगे क्या लिख देंगे, 3। बताइए इसके साथ क्या नंबर लिखा हुआ था, 2। तो ऊपर में क्या लग जाएगा, अगर ये पॉजिटिव +3 है तो ये क्या है, -2। अब बताइए ये टूट गई। टूटने के बाद n फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, क्या हो, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, किसी एक को चुन लेंगे। चुनने का मतलब क्या है, जाल में फंसा दिए। किसी एक को चुनेंगे और किसी एक को चुनने के बाद क्या करेंगे, देखिए
चाहे इस पर चुनो चाहे इसको चुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको मर्जी उसको चुनो, आंसर तो वही आएगा जो मैं आगे बताऊंगा। 2Al + 3SO4 - 2। अभी इसको मैं चुन रहा हूं, थोड़ी देर के बाद इसको भी चुनूंगा, दोनों को चुन चुन के दिखाऊंगा। अभी यहां पर आइए, n फैक्टर का मतलब होता है सॉल्ट में टोटल चार्ज। कितनी होती है? टोटल चार्ज, यानी कि कुल आवेश कितना है इस पर। और जबकि ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके होते हैं आवेश के बारे में, पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पहला ही पार्ट पढ़ते हैं चार्ज के बारे में 12th क्लास में, तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। तो टोटल चार्ज है कितनी एल्युमिनियम पर? यहां पर एल्युमिनियम की संख्या कितनी है? 2, और एक एल्युमिनियम पर चार्ज कितना है? +3। तो अब यहां पर एक एक नियम से सॉल्व करते हैं, जरा देखिए। चूंकि क्या है कि कभी कभी बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, और बोर्ड को हम लोग क्या करना है, हमें ज्यादा ध्यान में रखना है। तो बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो तो आगे देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। यहां पर मैं लिख दूं 2 गुना 1 गुना एल्युमिनियम +3 चार्ज। एक एल्युमिनियम पर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। तो यहां पर देखिए, चूंकि एक एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, तो 2 एल्युमिनियम पर कितना होगा जी? 2 गुना +3। टोटल चार्ज की संख्या कितनी हो गई? +6। ये क्या हो गया इसका? n फैक्टर। अब आप बोलोगे नहीं हमें तो इससे नहीं निकालेंगे, इससे निकालिए, ये मुझे नहीं समझ में आया, ये वाला बताइए। अभी तुरंत इसके पास भी आते हैं। n फैक्टर बराबर होती क्या है? चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, पाया जाने वाला कुल आवेश। अब देखिए इस पर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, या इधर की तरफ मैं लिखता हूं, दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। इसको मैं इस तरह से लिखूं 3 गुना 1 SO4 - 2। बताइए एक सल्फेट पर कितना चार्ज है? -2। तो चूंकि एक सल्फेट पर चार्ज कितनी है? -2। एक सल्फेट पर चार्ज कितनी है? -2। तो बताइए कितनी सल्फेट ली गई है? 3। तो 3 सल्फेट पर चार्ज कितनी होगी? 3 गुना -2 बराबर -6। यहां पर -6, यहां पर +6। माइनस प्लस से हमें कोई फर्क ही नहीं है। एन फैक्टर में क्या लेना है? इसकी संख्या बस लेनी है। तो इधर से निकालिए तो भी 6, उधर से निकालिए तो भी 6, आपकी मर्जी, जिधर से भी पूछ लो। अब अगला क्वेश्चन इसी में करते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्ट के लिए ही करेंगे। एल्युमिनियम नाइट्रेट, ये भी सॉल्ट है। इसको तोड़ के एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल देखिए आराम से। मैंने बोला कि एन फैक्टर फाइंड आउट करना सॉल्ट का कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के मन में एक डर सा बैठा रहता है कि कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, यकीनन आज तक आप नहीं सीखे होंगे तो श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के नाम से जो चैनल बनी है उसको देख के जरूर आप सीख जाएंगे। चलिए यहां पर देखिए, एल्युमिनियम के सामने संख्या कितनी लिखी हुई है? नहीं कुछ तो 1। क्या लिखी हुई है? 1। और 1 लिखने में आगे जरूरत है ही नहीं। तो जब यहां पर संख्या 1 नहीं लिखी जाएगी, बताइए दूसरी संख्या को क्या रखते हैं? इसके चार्ज के रूप में। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? +3 एडिशन। यहां पर लिखिए नाइट्रेट। अब बताइए नाइट्रेट में कितनी संख्या लिखी हुई है पीछे की तरफ? 3। इस संख्या को क्या कर देंगे? यहां पर गुना कर देंगे। यहां पर कितनी संख्या है? नहीं कुछ तो 1। इस 1 को यहां पर क्या रख देंगे? माइनस में रख देंगे।
अब सवाल है कि एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि पिछले एग्जांपल में किए थे। एन फैक्टर फाइंड आउट करने का क्या नियम है, चाहे टोटल धनायन हो, यानी कि धनायन के ऊपर जो कुल चार्ज हो उसकी संख्या, और ऋणायन के ऊपर जो कुल चार्ज है उसकी संख्या। तो धनायन के ऊपर कुल चार्ज कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर धनायन की संख्या है कितनी, एक। तो अब नहीं कुछ है तो मैं सामने क्या लिख दिया हूं, एक गुना एल्युमिनियम प्लस 3। एक एल्युमिनियम पर कितना चार्ज है बबुआ, +3। तो यहां पर टोटल चार्ज की संख्या कितनी हो गई, +3। चलिए इधर की तरफ, अब इसको मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, ये 3NO3 -1। यहां पर इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू NO3 पर -1। अब एक नाइट्रेट पर कितना चार्ज है, -1। तो 3 नाइट्रेट पर कितना हो जाएगा, -3। आपको नहीं समझ में आया, बोलो नहीं समझ में आया। आगे मैं एक एक नियम से सॉल्व करूंगा, देखिए फटाफट कैसे होता है। कहीं नहीं सीखे होंगे तो आप श्री कृष्णा क्लास मधेपुरा के नाम से जो चैनल बनी हुई है, यकीनन यहां पर आप सीख जाएंगे। एक नाइट्रेट पर चार्ज है -1, तो 3 नाइट्रेट पर चार्ज कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1 बराबर -3। उधर से क्या है हमारे पास, -3, इधर से क्या है हमारे पास, +3। एन फैक्टर चाहे कैटायन से निकाले, चाहे एनायन से निकाले, चाहे धनायन बोलो ऋणायन बोलो, किसी से भी निकालेंगे तो क्या आएगी, बराबर आएगी। जब बराबर आएगी तो किसी एक से निकालेंगे, उतना समय थोड़े हमारे पास कि दोनों से बराबर निकालते चलेंगे। और जो भी संख्या आएगी उसके पावर से हमें कोई चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, नंबर। तो एन फैक्टर इसके लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितने, 3। चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट आपके सामने में रखता हूं, एग्जांपल, जिससे और बेहतर समझ जाए। 3 एग्जांपल आज करेंगे, 2 हो चुका है, लास्ट है। सोडियम सल्फेट NO2SO4-, इसको निकाल के देखते हैं। तोड़ने का क्या नियम होता है, ये जो संख्या लिखी हुई है सबसे पहले लिख दीजिए, जिस संख्या के लिए ये लिखी हुई थी उसको लिख दीजिए। यहां पर कितनी लिखी हुई है संख्या, 1। तो यहां पर अगर सोडियम है यानी कि मेटल है तो चार्ज क्या होगा इस पर, +1। इधर चलिए निगेटिव की तरफ, यहां पर कितनी संख्या लिखी हुई है, 1। तो शुरुआत में क्या लिख दीजिए, 1। अब वो कंपाउंड लिखिए SO4। बताइए यहां पर कितनी संख्या लिखी हुई है, 2। तो यहां पर चूंकि ये क्या है, कैटायन हो चुका है, तो एनायन के लिए क्या लिखेंगे, -2। अब चलिए एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। एन फैक्टर फाइंड आउट करने का क्या पैटर्न है हमारे पास, कि टोटल चार्ज की संख्या, किसकी, टोटल आवेश की संख्या, चाहे कैटायन पर हो चाहे एनायन पर हो। कैटायन को हिंदी में धनायन कहते हैं और एनायन को हिंदी में ऋणायन कहते हैं। अब कैटायन को ही धनायन क्यों बोला जाता है, उसी पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, एनायन को ही निगेटिव चार्ज क्यों बोला जाता है। किसी दिन अगर फुर्सत मिले तो वो वीडियो भी आपके सामने पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप कैटायन और एनायन को ढंग से समझ ले कि क्यों इसी को पॉजिटिव क्यों उसी को नेगेटिव कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एन फैक्टर निकालते हैं। एन फैक्टर निकालने की फॉर्मूला क्या हमारे पास, टोटल चार्ज की संख्या होना चाहिए। तो यहां पर 2 × 1 × सोडियम प्लस लिखा जाने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से गुना कर दिए कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए चूंकि एक सोडियम पर कितनी चार्ज है हमारे पास, +1। तो संख्या कितनी है सोडियम की, 2। तो इसीलिए 2 सोडियम पर संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × +1 बराबर +2। अब इधर से चेक करते हैं,
एक सल्फेट आयन पर कितनी चार्ज है? चूंकि एक सल्फेट आयन है ही हमारे पास, एक तोड़ने के बाद संख्या प्राप्त है, तो एक सल्फेट आयन पर कितनी है? -2। देखिए इधर से क्या आया? +2। इधर से क्या आया? -2। हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं चाहिए कि हमें बस नंबर ही नंबर चाहिए। तो एन फैक्टर की संख्या इसमें कितनी हो गई? एन फैक्टर बराबर 2। तो अभी हमने एसिड के लिए एन फैक्टर निकालना सीखा, बेस के लिए एन फैक्टर निकालना सीखा, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर निकालना सीखा। अब इस फार्मूला जो यहां तक लिखी हुई है इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मैंने समराइज करके एन फैक्टर के बारे में लिख दिया है कि एन फैक्टर क्या होता है? डोनेट किए गए हाइड्रोजन प्लस की संख्या, यानी कि एसिड के लिए। बेस के लिए क्या होगा? डोनेट किए गए OH माइनस आयन की संख्या। और सॉल्ट के लिए क्या होगा? कुल आवेश, चाहे धनायन हो अथवा ऋणायन हो, उसमें से किसी एक का उपयोग करेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए। अब आइए इस फार्मूले की तरफ। सारा कहानी तभी से जो कही जा रही थी वो किसके लिए कही जा रही थी? एन फैक्टर के लिए कही जा रही थी। यानी कि यकीनन आपको इस चैनल के माध्यम से जो एन फैक्टर बताया गया है आप जरूर सीख गए होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर था ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम पर लीटर में, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के लिए क्या होता है? मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। तो अब चलिए ग्राम इक्विवेलेंट की तरफ। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या था? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट की जगह पर ये वाली फार्मूला रख रहे हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू एन फैक्टर। चूंकि ये इस पर बटे में करेंगे तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, एन फैक्टर। अब वेट बाय मोलिकुलर वेट हम लोग पहले कहीं पढ़ चुके होंगे। वेट बाय मोलिकुलर वेट बराबर क्या होता है? मोल। क्या होती है? मोल। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखा जा सकता है? मोल इंटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी कहा जा सकता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आ गया? मोल इंटू एन फैक्टर। दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास? ग्राम इक्विवेलेंट के लिए वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें कुछ फार्मूला ध्यान रखना होगा। मोल इंटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। तो यहां से बोर्ड में कभी कभी पूछा जा सकता है आपको कि नॉर्मेलिटी के बारे में बताइए। अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता क्या होती है, इसके बारे में व्याख्या करें। तो आप सबसे पहले नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन निकालने के बाद उसके फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे, एन फैक्टर के बारे में बताएंगे। इससे ज्यादा कुछ हमें नहीं करना है। अब छोटा सा टॉपिक और थोड़ा सा बच गया है, जो कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हेडिंग है हमारा नॉर्मलता और मोलरता में आपसी संबंध। दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्योंकि हम लोग बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लिखना है? हिंदी में ही लिखना है। तो नॉर्मलता और मोलरता
एक तरफ मैं नॉर्मेलिटी के बारे में लिखूंगा और दूसरी तरफ मोलरिटी के बारे में लिखूंगा। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दिखाते हैं, मोलरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम पर लीटर में। मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल, यानी कि मोल को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से, बाय वॉल्यूम पर लीटर में। अब ग्राम इक्विवेलेंट को इधर के तरफ लिखेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए अभी फार्मूला लिखे थे, मोल इंटू वायलेंसी फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन फैक्टर भी। अब देखिए यहां पर एन फैक्टर मैंने क्यों नहीं लिखा, सिर्फ वायलेंसी फैक्टर क्यों लिखा, क्योंकि मोल को भी एन से दिखाते हैं और एन फैक्टर को भी मैं एन से लिख दूंगा तो एन और एन आपस में क्या हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा, इसीलिए नाम दूसरा कौन सा रख दिए, वायलेंसी फैक्टर बाय वॉल्यूम पर लीटर। अब दोनों का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पर लिखिए नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी। नॉर्मेलिटी बराबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोल इंटू वायलेंसी फैक्टर को मैं लिख देता हूं VF से, बाय वॉल्यूम, पूरे के पूरे में बटे है, मोलरिटी के लिए क्या लिखा जाएगा, मोल बाय वॉल्यूम, यानी कि प्रति लीटर में, ये भी लीटर में। अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बाय कैपिटल एन बाय कैपिटल एम। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो हो जाएगा एन इंटू VF बाय वॉल्यूम लीटर में इंटू वॉल्यूम लीटर में बाय एन। एन से एन गया हवा पीने, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया हवा पीने। तो यहां पर आइए अब देखते हैं कि एन कैपिटल एन बाय कैपिटल एम बराबर बचा क्या, सिर्फ बचा VF बाय 1, कुछ भी नहीं है नीचे, तो क्या लिखेंगे 1। अब आइए यहां पर क्या हो गया हमारे पास, एन को इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोनी, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू VF। ये होता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में आपस में संबंध, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ने के बाद सुंदर अनुभव किए हो, तो आगे आने वाले लेक्चर का भी आप लोगों को जरूर इंतजार रहेगा, जिस कारण आप लोग देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आगे अपने मित्रों को जल्दी से जल्दी भेजें ताकि वो भी तुरंत पढ़ ले।